नमस्कार। राग बिहारी में आपका स्वागत है और आज हम दो मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार, जो बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता सह संवाद यात्रा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच पैगाम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक सरगर्मी प्रशांत किशोर को लेकर के भी काफ़ी बढ़ी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो आमरण अनशन पर है। खबर यह है कि प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि इन दो मुद्दे को लेकर के जो तेजस्वी यादव हैं वो डीके टैक्स की बात कर रहे हैं, उनके प्रधान प्रवक्ता लगातार इस पर हमलावर हैं। भले ही उनके परिवार के सदस्य नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रहे हों, लेकिन डीके टैक्स का मुद्दा आरजेडी बड़ा बनाने जा रही है, यह साफ दिखाई पड़ता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जिनसे मैंने आपका परिचय कराया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं, आपने देखा भी होगा। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, इन दिनों जी नमस्कार, इन दिनों जिस तरीके से डीके टैक्स को लेकर के आरजेडी हमलावर हो रही है, डीके टैक्स रिटायर्ड अधिकारी, पहले तो बड़ा ही सिंबॉलिक बोलते थे रिटायर्ड अधिकारी, जिसका कई मतलब निकाला जाता था, लेकिन अब तो उन्होंने साफ कह दिया, जैसे पहले आरसीपी टैक्स होता था, इन दिनों डीके टैक्स है। और इसको लेकर के आरजेडी, खास तौर पर तेजस्वी यादव की जो टीम है, लगातार हमलावर है। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी अब नीतीश कुमार को, उनके रिटायर्ड अधिकारियों को घेरने की योजना बना रही है? बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के शिकार अगर बिहार की जनता हो रही है, तो इस बात का तो लाभ पॉलिटिकल पार्टियां उठाना ही चाहेगी। और आरजेडी तो अपोनेंट है, ठीक है, आरजेडी को आप जितना ग्रिल कर लीजिए, आरजेडी को जितना आप कटघरे में खड़ा कर लीजिए उसी भ्रष्टाचार को लेकर के। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बातें पब्लिक से आती हैं, उनकी एक निराशा झलकती है, एक गुस्सा, एक आक्रोश झलकता है, तो आरजेडी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इससे इनकार कहाँ किया जा सकता है। हालांकि अशोक चौधरी जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा कि आपको याद नहीं है, इस राज्य में मामा और साला टैक्स लगता था। नीरज कुमार जो इनके मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो टैक्स की एक श्रृंखला ही गिना दी कि कौन कौन से टैक्स लिए गए हैं लोगों से, ये तो सबको पता है और आज भी वो टैक्स है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अगर आरोप लगाती हैं तो उस आरोप के पीछे तथ्य और तर्क भी होने चाहिए। 28 जनवरी को पिछली बार नीतीश कुमार जी ने गठबंधन बदला। 28 जनवरी के पहले भी तो जिस डीके टैक्स के तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो कहीं से वो अधिकारी थे या नहीं थे? 17 महीने ही इनकी सरकार चली, तो क्या 17 महीने में वो टैक्स जो था उस पर पाबंदी लगा दी गई थी कि चूंकि आरजेडी गठबंधन में है इसलिए अब आप किसी भी तरह का टैक्स लेने की जरूरत नहीं करेंगे? आरजेडी गठबंधन से निकल जाती है और जैसे ही गठबंधन में बीजेपी आ जाती है, फिर इन अधिकारियों को इजाजत मिल जाती है कि हाँ, अब अनुकूल समय आ गया है, अब आप टैक्स लेंगे। देखिए, ये जो ड्यूअल जो कभी कभी कैरेक्टर होता है पार्टियों का, भाई कोई अपराधी अगर गलत है, कोई अपराधी पर यह आरोप है कि वो टैक्स की वसूली करते हैं या उनके नाम पर टैक्स लिया जाता है। तेजस्वी जी ने तो यहां तक कहा कि मैं समय आने पर, सही वक्त आने पर मैं इसका खुलासा करूंगा। पूछा उनसे लोगों ने कि भाई आप छायावाद में क्यों बात कर रहे हैं, आप संकेत में क्या कह रहे हैं, आप सीधे बोलिए। तो उन्होंने कहा कि वक्त अब जब आएगा तो मैं इसका खुलासा करूंगा। अभी क्यों नहीं, वक्त आने पर क्या? अगर राज्य के प्रति आप इतने ही सजग हैं, राज्य के प्रति इतने ही ईमानदार हैं, तो अभी ही कर दीजिए कि कौन है भाई जिनके नाम पर टैक्स की उगाही होती है और जिसको लेकर के आप तो विपक्ष नहीं। पर हम आपको ये बता दें, कल तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है
कि डीके टैक्स कैसे वसूला जा रहा है, जल्दी हम इसको उजागर करेंगे, हम पब्लिक के सामने लाएंगे और प्रमाण के साथ लाएंगे। सवाल ये उठता है कि डीके टैक्स, पहले तो देखिए डीके टैक्स की बात होती थी, पहले रिटायर्ड अधिकारी की बात होती थी। मैं आपको ये बताऊं, मैंने सीधा इंटरव्यू किया था उनके प्रधान प्रवक्ता का, शक्ति यादव का। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि एक रिटायर्ड अधिकारी की कोलकाता में ईडी से मीटिंग हुई और उसके बाद सरकार बदल गई। हमको सब पता है कि ईडी कैसे उसको डराई धमकाई उनको, और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को बहला फुसला दिया। तो उस समय तो एक रिटायर्ड अधिकारी बोलते थे, अब डीके बोल रहे हैं। मतलब साफ है कि वो एडवाइजर दीपक कुमार का नाम ले रहे हैं। दीपक कुमार आरजेडी के नजरों में इस तरह खटक क्यों रहे? मैं आपसे यह सवाल करना चाह रहा हूं। क्या जो आरजेडी पहले 4 नेताओं को घेरे में लेती थी, अब वो आरजेडी खिसक करके डीके पे आ गई है? क्या यह माना जाए कि दीपक कुमार की वजह से ही नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आए हैं और आरजेडी को इस बात का गुस्सा है, या वाकई डीके टैक्स है जिसकी वो घोषणा करने वाले हैं, जैसा कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता बोल रहे हैं? देखिए, एक तो है कि नीतीश कुमार जी की सत्ता में या इनके कालखंड में ब्यूरोक्रेट तो रहे हैं प्रभावी। निर्णय लेने के बारे में कहा जाता है कि जो मंत्री को भी फाइल जाता है वो फाइल पर केवल वो सिग्नेचर करते हैं, चूंकि वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन कभी कभी तो विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो सीधे फाइल सीएम साहब को भेज देते हैं और वहीं से निपटा दिया जाता है। मंत्री जी को तो पता भी नहीं होता है कि हमारे विभाग की कौन कौन सी फाइलें निपटा दी गई। तो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के तो एक सवाल है इनके ऊपर, और दीपक कुमार वहां खास है, इसमें कहाँ कोई ये है कि भाई उनको एक खास जगह नहीं दी गई है। लेकिन जो विपक्ष का आरोप है, मैं उसी आरोप के इर्द गिर्द आता हूं कि अगर लग रहा है विपक्ष को अगर इतनी खबर है कलकत्ता में मीटिंग की, ईडी का डर का, और उसकी वजह से वही वो तय कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस पाले में रहें कि उस पाले में रहें, तो बताना चाहिए, खुलासा करना चाहिए समय आने पर। कल तो थे तेजस्वी जी जहानाबाद में थे और 11 बजे वहां 11:30 बजे पीसी कर रहे थे, तो प्रेस ब्रीफिंग में जो चीजें आ रही थी उसमें उस टैक्स की चर्चा आई थी। तो अगर वो टैक्स की बात कहीं से हो रही है, हाँ इतनी बात तो जरूर है कि जो ब्लॉक के लेवल पर कहते हैं, जो सब डिवीजन के लेवल पर कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कहते हैं, वहां पर रिश्वतखोरी वाली बात में तो सच्चाई है। ये तो आम पब्लिक भी बोलती है कि हाँ जब हम रिश्वत दे देते हैं तो फिर चीजें अनुकूल हो जाती है। तो इसको लेकर के अब सरकार तक ये बात आती है नहीं आती है तो सरकार बेहतर बताएगी। लेकिन जब यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता दरबार लगाते थे तो फरियाद लेकर के, शिकायत लेकर के जनता दरबार में भी लोग आते थे और अधिकारियों को लेकर के उनकी शिकायतें होती थी कि हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा है, हम क्यों उनके अनुकूल नहीं अपने को साबित कर पा रहे हैं। तो ये जो टैक्स को लेकर के जो बात है वो तो मैंने कहा ना कि कई टैक्स नीरज कुमार ने भी गिना दिया, लेकिन ये केवल आरोप प्रत्यारोप रहेगा या इसकी वास्तविकता भी कुछ है, इसका खुलासा करना चाहिए। अगर विपक्ष के पास इसका प्रमाण है तो खुलासा करना चाहिए। क्या दिक्कत है? आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। लगता है कि अगर जनता के हित में कोई भी व्यक्ति के नाम पर कोई पैसा वसूल रहा हो, बताना चाहिए कि कौन व्यक्ति है भाई और कौन व्यक्ति उनके नाम पर पैसा वसूल कर रहा है। केवल एक वातावरण बनाने से कि चूंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं गहरी, उन जड़ों के लिए कौन जिम्मेवार है, कहाँ चीजें पहुंचती है, किनके द्वारा निर्देशित होती है, तो सरकार को आप घेरिए लेकिन प्रमाण के साथ घेरिए। नहीं, प्रमाण के साथ घेरिए, लेकिन आप देखिए बड़ी बात लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डीजीपी एक ऑर्नामेंटल पोस्ट हो गया, चीफ सेक्रेटरी ऑर्नामेंटल पोस्ट हो गया। ये लोग नेपथ्य में चले गए हैं, इनका कोई सीधे तौर पर गवर्नेंस से मतलब नहीं है, सारे फैसले डीके ले रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। और आपने ब्लॉक की चर्चा की तो ब्लॉक से लेकर के डिस्ट्रिक्ट तक, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के अन्य विभागों में कौन अधिकारी आएगा, किसकी तैनाती होगी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब पे सवाल उठा रहे हैं और ये उठाने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन है। मैं हैरान इसलिए होता हूं डॉक्टर संजय
कि विपक्ष उस मुद्दे को सामने लाता है जिससे उसको लगता है कि ये वोट कैचर होगा, हमारी हार को जीत में तब्दील कर सकता है। जिस तरीके से इन दिनों मैं देख रहा हूं हर सभा में डीके टैक्स, डीके बोस इस तरह की बात आ रही है, तो मैं हैरान हो रहा हूं कि क्या आरजेडी जो कह रही है कि चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ऑर्नामेंटल पोस्ट हो गया है और सारे फैसले रिटायर्ड अधिकारी ले रहे हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बात यह उठता है कि क्या आरजेडी इन मुद्दों को प्राथमिकताओं में रख रही है, और क्या आपको लगता है कि जनता के बीच यह मुद्दा बड़ा मुद्दा हो सकता है, जनता के जन मानस पर, उनके दिलो दिमाग पर क्या यह चस्पा हो पाएगा? क्योंकि अधिकारियों का बहुत ज्यादा वास्ता जनता से सीधा तो होता नहीं है। ऐसे में अगर आरजेडी बड़ा मुद्दा बना रही हो तो निश्चित तौर पर एक कौतूहल का विषय तो बनता है ना कि आखिरकार ये कौन डीके है जिस पे नीतीश कुमार इतना रिलाई करते हैं, और रिलाई करते हैं तो क्या वो सारे फैसले वही ले रहे हैं? क्या वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए हैं? क्या ब्लॉक से लेकर के तमाम विभागों के ट्रांसफर और पोस्टिंग उनके द्वारा किया जा रहा है? क्या वो यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं? और इस तरह की बात आरजेडी उठाती है, तो आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने जा रहा है, इससे नीतीश कुमार घिर सकते हैं? नहीं, प्रोडक्टिव तो होगा क्योंकि डेमोक्रेसी में, मैंने कहा ना कि डेमोक्रेसी में जनता जिनको रिप्रेजेंट करती है और जो एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, और जिसके लिए आपने शब्द इस्तेमाल किया गवर्नेंस, तो गवर्नेंस डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मिनिस्टर या उनके मुखिया चीफ मिनिस्टर, यही लोग गवर्नेंस होते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी ही सारे निर्णय लेने लगे तो उससे तो नाराजगी तो एक रहती ही है ना लोगों के बीच में कि भाई कोई मिनिस्टर किसी विभाग के, अपने ही विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कुछ कह दें और उनकी बात वो मान ही लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये विवाद तो कई बार आया है, एनडीए में भी आया था। जनक राम जो मंत्री थे वो, उनके विवाद आए थे अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर के, और भी लोग हैं जिनके विवाद आए थे। मदन सहनी जो अभी भी मंत्री हैं, मदन सहनी ने खुलेआम कहा था कि मेरी बात तो हमारे विभाग में एक छोटा अदना सा कर्मचारी भी नहीं मानता है। तो नाराजगी तो समय समय पर निकल करके आई है, और ब्यूरोक्रेसी जब हावी होती है तो ठीक आपने कहा कि आपको तो 5 साल के बाद चुनाव में जानी है। नीतीश कुमार जी लगातार लंबे वक्त से एमएलसी हैं, वो सीधे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, वो नॉमिनेट हो जाते हैं, पार्टी उनको नॉमिनेट कर देती है, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन बाकी लोग जिनको ये चुनाव लड़ने भेजते हैं या जो इनके पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग चुनाव में जाते हैं, वो तो जनता के प्रति अकाउंटेबल होंगे। तो नहीं, पर आप ये बताइए कि जो पार्टी पर भ्रष्टाचार का सीधा आरोप है, उनके सर्वोपरि नेता सजा याफ्ता है, क्या आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे, डीके टैक्स की बात करेंगे, डीके बोस की बात करेंगे, ब्लॉक से लेकर के ऊपर लेवल तक भ्रष्टाचार की बात करेंगे, तो जनता के बीच ये मुद्दा चस्पा हो पाएगा? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, जनता इतना परेशान हो चुकी है कि अब अगर इस तरह की बात की जाती है तो जनता को रिलेट कर लेगी कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो भ्रष्ट है नहीं, उनके आसपास के अधिकारी हैं जो चला रहे हैं। नीतीश कुमार अब शिथिल पड़ गए हैं, ये तेजस्वी यादव के बयान कि रिटायर्ड हो चुके हैं, शिथिल पड़ गए, थक गए, और तरह तरह की बात करते हैं। और चला कौन रहे? तो चला रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी, फैसले वो ले रहे हैं, सरकार वो चला रहे हैं जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या आपको लगता है जनता भ्रष्टाचार से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि ये आरोप ये लोग लगाएंगे जिनके सुप्रीम लीडर पर सुप्रीम लीडर सजा याफ्ता है, और वो ये बात कहेंगे तो भी जनता मान लेगी? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। मैं 2 उदाहरण देता हूं। ठीक है, वो कालखंड जिस लालू प्रसाद जी का कालखंड, राबड़ी देवी जी का कालखंड, और उस कालखंड के जो आरोप, चारा घोटाला में जिस तरह से आरोप सिद्ध हुआ, सजायाफ्ता हुए, जेल की सजा काट रहे हैं, बिल्कुल ये उससे बच नहीं सकते। और उसके लिए तो तरह तरह के क्रिया प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है।
कि जब पोस्टर लगाए जा रहे हैं पार्टी दफ्तर के बाहर तो उसमें लालू जी की तस्वीर, राबड़ी जी की तस्वीर को किनारे कर दी जा रही है और केवल तेजस्वी जी दिख रहे हैं। ठीक है, परसेप्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, होता भी है कभी कभी। लेकिन मैं दो उदाहरण आपको बताता हूँ। अभी जमीन सर्वे का काम बिहार में शुरू हुआ। आप अपने गांव के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि जब उन्होंने अपना जमीन का पर्चा रसीद से संबंधित गए थे तो उस ब्लॉक का सीओ और उस ब्लॉक का कर्मचारी ने कैसे उनके साथ व्यवहार किया और कितनी कमाई कितने दिनों में हुई। आम जनता तो कनेक्ट होता ही है ना जब उसकी बात करेंगे। ठीक है, उनके पिताजी ने गलत किया, कोर्ट ने उनको सजा दी, सजायाफ्ता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दूसरे कालखंड के जो मुख्यमंत्री हैं या उनके अधिकारी हैं इसको छूट मिल जाए कि चूंकि आप तो कम से कम नहीं ही बोल सकते हैं, आप तो भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकते। भाई तेजस्वी जी तो कई बार कहे कि हम पर अगर कोई आरोप है हमको आरोपित कीजिए, लेकिन अगर हम पर कोई आरोप नहीं है और मैं कोई आरोप किन्हीं पर लगा रहा हूं तो आप इसको तथ्य को समझ लीजिए, देख लीजिए। एक और घटना मैं जिक्र करता हूं। राजविंदर सिंह भट्टी का टेन्योर था। बिहार के डीजीपी से बड़ा कोई पद सीआईएसएफ का डीजीपी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ले लिया और खबरें उस समय आई, कितनी पुष्ट थी कितनी अपुष्ट थी मैं नहीं जानता हूं, कि शायद जो जिले के सुप्रिंटेंडेंट होते थे पुलिस के वो उनके मनोनुकूल नहीं होते थे, कॉम्पिटेंट अधिकारियों को उनके अनुसार पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी। तो एक कहीं ना कहीं से था कि फिर हम एक डीजीपी के तौर पर हम फिर इस डिस्क्रेडिट को क्यों लें, चलो हम कहीं और चले जाते हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं से अगर इनका इंटरफेयर, चूंकि अंदर में बातें तो रहती हैं, वो कभी कभी सरफेस पर भी आती है, तो इसको लेकर के अगर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें डेमोक्रेटिक सेटअप में ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है कि जहां से चीजें संचालित होती है और सेंट्रलाइज तरीके से, और नीतीश कुमार जी इसके लिए जाने जाते हैं। वो चार इनके करीबी हों, जो 3 चौधरी जी हैं और एक और हैं, चाहे वो संजय झा की बात वो कर लें, चाहे वो अधिकारी को टारगेट कर लें, लेकिन इतनी बात तो है कि जनता जिन चीजों से जूझती है, जिन चीजों से परेशान होती है, और कोई व्यक्ति अगर जनता के प्लेटफॉर्म से ही उनकी बात करते हैं कि भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है, मैं आपको बता रहा हूं, और आप बार बार इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और वही मुहर लगा रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है। लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, उसको तो जनता से कनेक्ट कर ही ले रहे हैं ना तेजस्वी जी, कि उसके लिए कौन जिम्मेवार है। कनेक्ट होगी नहीं होगी ये तो परिणाम आएगा। अभी तो बाई इलेक्शन था, उसमें जनता कनेक्ट नहीं हुई, तभी ये अब लगा रहे थे कि रिटायर्ड अधिकारी। चलिए ठीक है। अब दूसरा मुद्दा बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या उनका अनशन टूटने जा रहा है? आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर से ऐसी क्या बात हुई है कि अब वो अनशन तोड़ने को तैयार हो गए हैं? ऐसा क्या डेवलपमेंट है बिहार की राजनीति में? नहीं, आज हाई कोर्ट में सुनवाई है बीपीएससी का और 1.5 घंटे तक बहस हुई। लंच आवर के बाद हुआ कि फैसले को रिजर्व कर लिया गया था। लंच आवर के बाद वो अनशन ये फैसला सुनाएगी, हाई कोर्ट में सुनाई जाएगी कि क्या हुआ। सवाल भी कुछ पूछे गए कि भाई जो पिटिशनर है, क्या वो पिटिशनर अभ्यर्थी है या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कौन है। फिर और भी सवाल पूछे गए कि आखिर जब वो 12 सेंटरों की बात और की जा रही है तो उसके जो एविडेंस है, प्रमाण है, वो क्या है आपके पास। तो इस तरह से जो बाहर छन करके चीजें आई कि 1.5 घंटे की बहस, लंबी बहस और एकल बेंच में बहस चली, लंबी सुनवाई हुई। तो लंच के बाद तो जो मेरी जानकारी थी कि 12 बजे अनशन ये तोड़ने वाले थे प्रशांत किशोर, कि इस तरह का कुछ ट्विटर वगैरह पर कहीं दिखा भी था उनकी पार्टी की तरफ से कि 12 बजे वो अनशन तोड़ देंगे। लेकिन चूंकि कोर्ट के फैसले लंच आवर के बाद हो गए हैं, इसलिए हो सकता है कि वो लंच आवर के बाद जैसे ही कोर्ट के फैसले आए उसके बाद ये अपने अनशन को समाप्त कर देंगे। अब ये कोर्ट के फैसले क्या आते हैं, इनके अनुकूल आते हैं, इनके अनुकूल नहीं आते हैं, वो तो अलग बात है। और एक दूसरी चीज, जब गवर्नर साहब से ये मिलने गए थे इनके लोग,
तो गवर्नर साहब ने भी कहा था कि प्रशांत जी को अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहिए। ठीक है, जो सवाल लेकर के वो खड़े हैं, उन सवालों के साथ मैं प्रशांत जी के प्रति पूरा एक अच्छा भाव रखता हूं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी भी तरह की लड़ाई लड़े। तो गवर्नर की बात, और आज भी जो ट्वीट में बात आ रही थी उसमें यही आ रहा था कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के आग्रह पर प्रशांत किशोर जी 12 बजे अनशन तोड़ेंगे। अब वो अभ्यर्थी जो थे उन्होंने आग्रह किया, कौन किया मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्हीं के। लेकिन मेरी अभी जब बात हुई थी उन्हीं के जो जनसुराज के ही जो देखते हैं मीडिया को, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, 2:30 से 3 बजे के बीच में वो अनशन तोड़ेंगे। हमको लगता है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। लंच आवर के बाद वो जो एकल पीठ है वो फैसला सुनाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे ने प्रशांत किशोर को बिहार में टॉकिंग पॉइंट तो बना दिया है, पॉलिटिकल स्पेस में उनको जगह मिलने लगी है, वो चर्चा का विषय बन चुके हैं, लोगों को लग रहा है कि आम विद्यार्थियों के मुद्दे को लेकर के वो सही में संघर्ष कर सकते हैं, अब उनकी चर्चा हो रही है? नहीं, बिल्कुल प्रशांत किशोर जी ने अपनी प्रासंगिकता तो साबित कर दी। जब वो 30 को जाते हैं और 30 दिसंबर को छात्र संसद करते हैं वो, और उस छात्र संसद में गांधी मैदान में 10,000 छात्रों की भीड़ हो जाती है, जबकि प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। फिर जब कहा जाता है, प्रशांत किशोर जी की उस दिन चले जाते हैं, लाठीचार्ज जब होती है, जब छात्र जिद पर अड़ जाते हैं कि हम सीएम हाउस तक जाएंगे, तो फिर ये 2 तारीख से वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और अपना आमरण अनशन इन्होंने अस्पताल में भी जारी रखा। तो माना तो जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे को लेकर के न केवल नैतिक समर्थन बल्कि पूरी तरह से समर्थन देने में प्रशांत किशोर जी ने अपने को जोड़ा। होता है, राजनीतिक पार्टियां एक बयान दे देती है, जहां धरने पर बैठे हुए बच्चे होते हैं वहां जाकर के मिल लेते हैं, लेकिन उनकी सहभागिता उनके साथ कि ठीक है हम आपके इश्यूज को लेकर के हम बैठेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। और अभी भी वो कह रहे हैं, जो मैं देख रहा था ट्वीट, कि केवल ये बात उन्होंने नहीं कही कि आज मैं आमरण अनशन तोड़ दूंगा और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फिर आगे की रणनीति भी मैं बनाऊंगा कि ये जो शिक्षा जो बिल्कुल बिहार में समाप्त हो गई है, परीक्षा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, हम इसको लेकर के, और जो जानकारी मिल रही है कि एलसीटी घाट के बगल में, वो मेरीन ड्राइव और एलसीटी घाट के बगल में कोई निजी जमीन पर इनका टेंट वगैरह लग रहा है, जिसके लिए परमिशन भी इनको मिल गया है, और वहां पर फिर से एक नई रूपरेखा के साथ एक रणनीति के तहत ये करेंगे। देखिए, थोड़ी सी मैं इसकी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ। बीपीएससी को लेकर के बच्चों के मन में शंका तो बन ही गई है न बिहार के बच्चों का। 67वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई, सबको पता है कि क्या हुआ उसमें, कैसे क्वेश्चन पेपर पहले वायरल हो गए, फिर परीक्षा कैंसिल हो गई। औरंगाबाद सेंटर पर कैसे 515 बच्चों की परीक्षा ली गई और एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं किया। तो बच्चे को तो अभी सिपाही भर्ती की परीक्षा, जो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज की परीक्षा, ये टीचर का टीआरई की परीक्षा, जो भी परीक्षा आप ले रहे हैं, अगर वो परीक्षा नीट यूजी की परीक्षा, जिसको आपने भी बहुत बढ़िया से कवर किया था, जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, अगर उसके जड़ें बिहार के किसी न किसी माफिया से जुड़ी हुई है और वहां पर प्रशांत किशोर मुखरता से आकर के विद्यार्थियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो बिल्कुल आपने कहा कि टॉकिंग पॉइंट तो बन गए। ठीक है डॉक्टर संजय, देखते हैं प्रशांत किशोर क्या करते हैं। निश्चित रूप से वो लोगों के बीच चर्चा का विषय तो बन ही गए हैं, और जिस तरीके से आरजेडी डीके टैक्स का मुद्दा उठा रही है, मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि आरजेडी और खास तौर पर तेजस्वी यादव की टीम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का जमकर प्रयास करेगी और बताएगी कि किस तरीके से इस सरकार पर अफसरशाही हावी है। डॉक्टर संजय, आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो राग बिहारी में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।